सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग साथ में बने रहिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। एक एक प्रश्न को मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, अपने प्रैक्टिस को अच्छा करते चलिए और 25 में 25 स्कोर दोस्तों आपको करना ही है। अपने नंबर को अभी से हाई आपको रखना है ताकि आगे चल करके शिक्षक भर्ती में आपकी मेरिट हाई रहे और आपको जल्दी से शिक्षक बनता मैं देख पाऊं। ठीक है, तो इसलिए अभी से आप मेहनत करते चलेंगे। आप कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी है दोस्तों हम लोगों को। तो जहां भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हम लोग एक एक प्रश्नों को डिस्कस करते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है 12a क्यूब बी स्क्वायर कॉमा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर तथा 4a बी के पावर 4 का लासा ज्ञात करें। अब दोस्तों आपने संख्याओं का तो लासा ज्ञात कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए संख्याएं भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, दोनों मिला जुला के लिखे गए हैं। तो इनका लासा हम कैसे ज्ञात करते हैं ये यहाँ पे आपको देखना है। अब जैसे देखिए दोस्तों, अगर केवल 12, 6 और 4 लिखा होता तो इसका लासा आप बहुत ही आसानी से निकाल लेते। क्या करते, 12 का जो है वह आप गुणनखंड विधि से निकालते, तो अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसे लिख लेते। इसी प्रकार 6 को लिखना होता तो फिर 6 को आप लिख लेते 2 गुणे 3 और 4 को क्या लिख लेते 2 गुणे 2। और इसके बाद देखते दोस्तों यहाँ पे कि कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये 2 संख्याएं आ रही हैं और यहाँ पे आप देख लेते कि 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है और 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है। 2 की सबसे बड़ी घात लिखते आप और गुणे 3 की सबसे बड़ी घात को लिख लेते, यही आपका लासा हो जाता। अब इतना तो यहाँ पे करना ही है दोस्तों आपको, साथ साथ जो चीजें यहाँ पे वेरिएबल्स दी गई हैं, जैसे 12a क्यूब बी स्क्वायर आपको दिया गया है, तो आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड तो लिखना ही है। इसको भी आप गुणे के रूप में लिख सकते हैं a क्यूब बी स्क्वायर को। तो देखिए 12a क्यूब बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और a क्यूब है तो यानी कि a का 3 बार गुणा और b स्क्वायर है तो यानी कि b का 2 बार गुणा। ठीक, इसी प्रकार 6a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू a स्क्वायर है तो a इंटू a और इंटू बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी। और इसी प्रकार 4a बी के पावर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 a इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों इस प्रकार तो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जैसा कि पता है कि लासा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी विभिन्न चीजें आ रही हैं। जैसे संख्याओं में हमने देखा यहाँ पे 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है, और कोई अलग संख्या नहीं आ रही है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वेरिएबल्स में a आ रहा है और b आ रहा है। ठीक, तो अब जब हम लासा लिखेंगे दोस्तों, लासा बराबर लिखेंगे, देखिए 2 सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, आप तीनों में देखिए 2 सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है। तो 2 यहाँ पे देखिए 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार 2 बार आ रहा है यहाँ और यहाँ, तो 2 आप लिख लीजिए, 2 को 2 बार गुणे के रूप में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 संख्या आ रही है, 3 कितनी बार आ रहा है, देखिए यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार और यहाँ पे 1 भी बार नहीं। तो 3 सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ठीक है, तो गुणे 3 आप लिख लीजिए, मतलब 3 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है इन तीनों में, तो 1 आ रही है। ठीक, तो यहाँ गुणे 3 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है a और b को, तो a सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, तो देखिए a यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बार। तो सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 3 बार आप a को गुणे के रूप में लिख लीजिए। और इसी प्रकार आप b देखेंगे तो b की सबसे बड़ी घात कितनी मिल जाएगी, 4। ठीक है,
तो b का 4 बार आप गुणे के रूप में लिख लीजिए। ठीक, इस प्रकार दोस्तों अब इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 12, और a गुणे a करेंगे तो कितना आ जाएगा a क्यूब, और b गुणे b करेंगे तो b के घाते 4। तो लासा दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा 12 a क्यूब और b के पावर 4। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी वेरिएबल का लासा निकाल सकते हैं। संख्या और वेरिएबल्स एक साथ दिए गए हैं तो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए, और वेरिएबल्स जो दिए गए हैं उनको भी आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, तो संख्याओं और वेरिएबल्स का अगर मिला जुला रूप दोस्तों आपको दिया हो तो इस प्रकार आप लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। जैसे केवल आपको जब संख्याएं दी रहती हैं तब आप करते हैं, वैसे इसमें भी आपको करना है। और जो संख्याएं भिन्न भिन्न आ रही हैं, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, तो इन सब की आपको बड़ी से बड़ी घात लिख लेना है और उनका आपस में गुणा करा देना है, यही आपका लासा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वेरिएबल्स का मासा भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। वेरिएबल्स का मासा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तथा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मासा ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार हम लिखेंगे, ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू बी इंटू सी, और इसी प्रकार a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 बार a का गुणा, 3 बार b का गुणा और 3 बार c का गुणा। ठीक, अब दोस्तों लासा में हमने जितनी भी संख्याएं आ रही थी उनकी बड़ी से बड़ी घात हमने देखा था, और यहाँ पे मासा में क्या हमें देखना है, मासा में हमें देखना है कि जो तीनों में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ a आ रहा है तो a तभी हम मासा में लिखेंगे जब बाकी जगह भी a आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन तीनों में a आ रहा है तो हम मासा में a लिख लेंगे, और यहाँ पे आप देखिए तीनों में b भी आ रहा है तो एक जगह हम लोग b लिख लेंगे, और यहाँ आप देखेंगे तो तीनों में c भी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर लिखना चाहें, मतलब कि जो तीनों में आ रहा है, तो कितना लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो मासा कितना हो जाएगा, a b c हो जाएगा। इस प्रकार मासा में दोस्तों हम क्या देखते हैं, मासा में हमें देखना होता है कि वह संख्या, वह वेरिएबल जो तीनों में प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर a हम लिख रहे हैं तो a तीनों में आना चाहिए, तभी a को हम लिखेंगे। मासा में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजते हैं दोस्तों। ठीक है, जो सब में प्रेजेंट हो। ठीक, जैसे a यहाँ आ रहा है, a यहाँ आ रहा है, a यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, और b यहाँ आ रहा है, b यहाँ भी, b यहाँ भी, जैसे c यहाँ, c यहाँ और c यहाँ भी। जो तीनों में प्रेजेंट होगा उसी को हम मासा में लिखेंगे। लासा में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी एक में भी प्रेजेंट है तब भी लिख ले रहे थे और सबसे बड़ी घात लिख ले रहे थे। ठीक है, लासा में क्या करते हैं दोस्तों, किसी एक या दो में प्रेजेंट हो तो भी हम लिख लेते हैं और सबसे बड़ी घात को लिखते हैं। जबकि हम मासा में क्या करते हैं, सब में प्रेजेंट होना चाहिए तभी लिखेंगे। ठीक है, और एक प्रकार से और आप समझ सकते हैं कि जो भी वेरिएबल हम देख रहे हैं वो सब में प्रेजेंट होना चाहिए और उसकी सबसे छोटी घात जो होती है वह मासा में लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, बड़े ब्रैकेट में दिया गया है 2x क्यूब प्लस, फिर मझला ब्रैकेट है 5x प्लस, फिर छोटा ब्रैकेट है 6x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, फिर देखिए सभी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि सरल करके बताना है कि क्या उत्तर आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जब हमें सरल करना है, सरल करके उत्तर बताना है, तो सरल करने में देखिए सबसे पहले हम लोग किसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट आपको कहाँ दिख रहा है, छोटा ब्रैकेट देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे, इस छोटे ब्रैकेट को। ठीक, तो इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने में देखिए आप, इस छोटे ब्रैकेट में क्या है, एक जगह प्लस आ रहा है और एक जगह डिवीजन का साइन आ रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भाग सॉल्व करते हैं, तब जोड़ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो भाग देखिए 2x का भाग होगा 8x स्क्वायर में, तो कितना रह जाएगा 8x स्क्वायर में 2x का भाग देंगे तो x से देखिए एक x कट जाएगा, बच जाएगा x, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4x, ठीक। तो अब 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब वैसे ही रहने दीजिए आप, और 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x की जगह 4x लिख दीजिए, ठीक। इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से इस छोटे ब्रैकेट में अब देखिए बस दो चीजें रह गई हैं, 6x स्क्वायर प्लस 4x, और दोनों विजातीय पद हैं, मतलब कि दोनों का जोड़ आपस में हो नहीं सकता है। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस छोटे ब्रैकेट में कुछ सॉल्व करने को रह नहीं गया, तो इस छोटे ब्रैकेट को हम खोल देंगे, ठीक है। तो छोटे ब्रैकेट को खोल देंगे तो देखिए मझले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्लस 5x है और यहाँ पे प्लस 4x है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 9x हो जाएगा, फिर प्लस 6x स्क्वायर, ठीक। तो मझले ब्रैकेट में अब इतना बच गया 9x प्लस 6x स्क्वायर, और दोनों विजातीय पद हैं, दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो सीधे हम ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6x स्क्वायर इतना हो जाएगा, और इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक। 9x को बस हम इधर ले आए हैं, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको ब्रैकेट्स में सॉल्व करना हो तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सरल रूप इतना आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 64 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो चीजों की वैल्यू हमें दी गई है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 64 दिया गया है, ठीक है। ये दो वैल्यूज दोस्तों हमको दी गई हैं, और इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये दो चीजें जो हमें पता है, इन दोनों को हम लिख लेते हैं, इन दोनों को हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें बस दोस्तों समीकरण एक जो हमने लिया है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, इसी का दोनों पक्षों का हमें वर्ग कर देना है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग दोस्तों दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, इसी का दोनों पक्षों का हमने यहाँ पे वर्ग कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। यह कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब a की जगह क्या है, x है, और b की जगह y है, और c की जगह z है, ठीक। तो अब देखिए यह जब खुलेगा तो इसे हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं। तो अब देखिए a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी कि प्लस y का स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर यानी कि प्लस z का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी कि x इंटू वाई यानी कि प्लस 2x इंटू वाई, फिर प्लस 2yz, फिर प्लस 2xz। अब 12 का स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए हर जगह 2 आ रहा है, तो इन तीनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक। और ये बराबर हो जाएगा 144 के। फिर देखिए इसकी वैल्यू दोस्तों हमें यहाँ पे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ देखिए समीकरण 2 में पता है, कितना है 64, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 64, हमें क्वेश्चन में दी गई है।
तो यहाँ पे वैल्यू आपने रख दिया 64, फिर +2 और ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx बराबर 144 है। अब इधर ये धन 64 है, इसको बराबर के उधर भेज दीजिए तो ऋण 64 हो जाएगा इधर आकर के, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं, अब ये जो 2 है इसको इधर भेज देंगे बटे में, 144 में से 64 घट जाएगा तो बचेगा 80 और ये बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा दोस्तों xy प्लस yz प्लस zx बराबर 80/2 और इसकी वैल्यू दोस्तों हमें मिल जाएगी xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 40। यही वैल्यू दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 40, ठीक है। इसका मान हमें मिल गया 40, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। अब दोस्तों घन तो आपको सभी को पता होगा, घन क्या होता है, क्यूब, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है दोस्तों वह सब बराबर होती है, ठीक है। तो यह तो आपको पता ही होगा घन। इस प्रकार हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 9 सेमी का एक घन है और दूसरा 4 सेमी का। 9 सेमी और 4 सेमी से मतलब क्या है, यहाँ पे 9 सेमी का मतलब है कि इस घन की जो भुजा है वह 9 सेमी की है और 4 सेमी की है। एक घन जो है उसकी भुजा 9 सेमी की है और दूसरा जो घन है उसकी भुजा 4 सेमी की है। अब बोल रहा है कि इन दोनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो अब दोस्तों मान लेते हैं कि ये दोनों घन जो हैं, इन दोनों घनों को, या दोनों घन मान लेते हैं लोहे के बने होंगे। अब लोहे को पिघलाकर इन दोनों घनों को इन्होंने एक नया घन तैयार किया है, तो उसका आयतन ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब तीसरे घन का, जो नया घन पिघलाकर इन दोनों घनों को पिघलाकर तीसरा जो घन बन रहा है उसका आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले घन के आयतन को और दूसरे घन के आयतन को अगर हम लोग जोड़ दें तो तीसरे घन का आयतन हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आयतन है वह तो उतना ही रहेगा, ठीक है, आयतन नहीं परिवर्तित होगा। तो इसीलिए पहले घन का और दूसरे घन का जब आयतन हम जोड़ लेंगे तो हमें तीसरे घन का, जो नया घन इन दोनों घनों को पिघला करके बनाया गया है, उसका आयतन हमें मिल जाएगा, ठीक। तो पहले घन का आयतन दोस्तों कितना हो जाएगा, एक क्यूब, भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन, ठीक। तो भुजा यहाँ पे पहले घन का कितना है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 729। और दूसरे घन का आयतन हम लोग निकालेंगे तो दूसरे घन का भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 64 घन सेमी, ठीक है। अब इसके बाद बड़े घन का आयतन कितना होगा, दोनों घनों का आयतन का योग होगा, ठीक है। तो 729 और 64 जोड़ देंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 793 घन सेमी। यह जो बड़ा घन बनाया गया है दोनों घनों को पिघला करके, उसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगने हैं, एक ही नाप के कम से कम टाइल लगाए जाने हैं, टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक कमरे की माप हमको दी गई है, एक कमरे की माप दी गई है, ठीक है। ये कमरे का फर्श है, इसकी जो लंबाई है वह 425 सेंटीमीटर और चौड़ाई 300 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपको फर्श दिया गया है 300 गुणे 425 सेंटीमीटर का, और बोला कि इसमें वर्गाकार टाइल लगना है। अब इस कमरे के फर्श पे दोस्तों वर्गाकार टाइल्स लगने हैं और टाइल्स की जो संख्या होनी चाहिए वह कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे बताया है कि एक ही नाप के टाइल्स लगने हैं, वर्गाकार टाइल्स, और इनकी जो संख्या होनी चाहिए वो है कम से कम होनी चाहिए। अब कम से कम टाइल्स कब लगेंगे दोस्तों, जब टाइल्स की जो भुजा होगी वह बड़ी से बड़ी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो
टाइल्स की बड़ी से बड़ी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइल्स की बड़ी से बड़ी भुजा निकालने के लिए हम लोग दोस्तों 300 और 425 का मासा ले सकते हैं। 300 और 425 का जब हम मासा ले लेंगे HCF, तब हमें पता चल जाएगा कि वह कौन सी माप होगी टाइल्स के भुजा की जो हम बड़ी से बड़ी लगा सकते हैं इस फर्श पे। ठीक है, 425 और 300 का मासा दोस्तों हम लेंगे तो हमें बड़ी से बड़ी टाइल्स, जो टाइल्स की सबसे बड़ी भुजा हम लगा सकते हैं इस फर्श पे, ताकि यह जो पूरा कमरा है वह टाइलों से ढक जाए। पूरे फर्श को अगर टाइल्स से हमें ढकना है तो उसकी भुजा बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है, वह हम निकाल सकते हैं 425 और 300 का मासा लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर फर्श का क्षेत्रफल हम लोग निकालें तो 300 गुणे 425 यही होगा। अब बड़ी से बड़ी भुजा हमें चाहिए। जब टाइल्स की बड़ी से बड़ी भुजा दोस्तों हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 425 और 300 का मासा लेना होगा और निकाल लेते हैं भाग विधि से। 300 से भाग दे देंगे 425 में, देखिए एक बार जाएगा और शेषफल बच जाएगा 125। अब 125 से दोस्तों फिर इससे पहले 300 जो भाजक था उसमें हम लोग भाग देंगे, तो 125 से 300 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, देखिए 250 आ जाएगा। 250 का शेषफल यहाँ बच जाएगा 50। 50 से फिर से 125 में हम भाग देंगे, 125 में भाग देंगे 2 बार जाएगा 100। फिर देखिए शेषफल बच गया 25। फिर 25 से 50 में भाग देंगे तो कितना, दो बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि 25 जो हो जाएगा वह हमें मासा मिल जाएगा। मतलब कि ये जो कमरा दिया गया है, इस कमरे में हम लोग 25 सेंटीमीटर भुजा वाले टाइल्स को लगा सकते हैं। अधिकतम जो भुजा होगी टाइल्स की वह 25 सेंटीमीटर की होगी। इससे बड़ा अगर टाइल्स हम लोग लेते हैं दोस्तों तो वह कमरे पे फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमें मैक्सिमम भुजा मिल जाएगी दोस्तों जो हम टाइल्स का ले सकते हैं। 25 सेंटीमीटर वह अधिकतम भुजा होगी जिसका टाइल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक टाइल का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल आएगा 25 गुणे 25, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स लगनी है तो 25 गुणे 25 यह एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा। और टाइलों की संख्या अगर हमें निकालनी है, कितने टाइल्स हमें लगाने पड़ेंगे कमरे में, तो वह निकालने के लिए दोस्तों कमरे का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें हम भाग दे देंगे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो इस प्रकार 204 टाइल्स हमें मिल जाएंगे। कम से कम 204 वर्गाकार टाइल्स इस कमरे में लगेंगे तो इसका पूरा जो फर्श है वह टाइल्स से कवर हो जाएगा। यही इस प्रश्न में पूछ रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों यह भी प्रश्न आप बहुत ही आसानी से, यह पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर कहीं दिक्कत आपको आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आप शेयर करिए। और इसकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए दोस्तों, फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ऐप पे टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप फ्री पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन पे जरूर आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिलती रहें और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों मैंने पूरा गणित आपको पढ़ा दिया है, सभी चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। और आप अगर बोलते हैं तो फिर से मैं सभी चैप्टर्स को आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा दूंगा और सभी चैप्टर्स पे प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो दोस्तों जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो गणित विषय मैंने पढ़ाया है दोस्तों उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गणित के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सभी वीडियोस दोस्तों गणित की मिल जाएंगी आपको। सभी चैप्टर्स को आप तैयार कर सकते हैं। राजन, पवन सब मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन पेपर, सभी राजन, पवन, सभी चैप्टर्स आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी वीडियोस को जरूर देखिए, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।